बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 9/2/2024 को इतिहास विषय का एग्जाम आपका हुआ था। उसमें से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 31 नंबर आपका क्वेश्चन था, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं? तो इतिहासकार वी.टी. महाजन द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा विदेशी विवरण और चौथा है जनजातीय गाथाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो प्रांत अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे गए? इसका आंसर होगा 17 अगस्त 1947 को, जब आधिकारिक तौर पर रेड क्लिफ लाइन की घोषणा हुई, जिसमें प्रमुख तौर पर पश्चिम में पंजाब राज्य और पूर्व में बंगाल राज्य का बंटवारा हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित हुई। 33 है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था, जो अब सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सगुण भक्ति क्या है? तो ईश्वर की सगुण और साकार रूप में विश्वास करने वाले भक्त कवियों को सगुण भक्ति का नाम दिया गया है। पहाड़ियाँ कौन थे? तो औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। 36 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध थे? तो बाल, लाल बाल पाल, ये 3 थे आपके। तो यहाँ पर है बंगाल विभाजन, मतलब भंग के पश्चात लाल बाल पाल भारतीय राजनीति की त्रिमूर्ति के रूप में पहचाने जाने लगे। पंजाब के लाला लाजपत राय, मतलब लाल मतलब लाला लाजपत राय। फिर है महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल हो गया आपका बंगाल के विपिन चंद्र पाल। 37 आपका सिपाही विद्रोह से जुड़े 2 प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम लिखना है। तो ये आपका मॉडल क्वेश्चन में था और एग्जाम में भी आया, रानी लक्ष्मीबाई और दूसरा बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहां से कहां तक बिछाई गई? तो पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। 39 है, ये एक नया क्वेश्चन इस बार आ गया था, इंग्लिश बाउंड प्रणाली क्या है? ये इस बार नया क्वेश्चन है, बच्चों को अजीब भी लगा होगा कहाँ से पूछ दिया। इसका आंसर है, इंग्लिश बाउंड प्रणाली का उपयोग 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक की संरचनाओं में किया जाता था। एक इंग्लिश बाउंड को विशेषज्ञ श्रम की आवश्यकता नहीं होती थी, जबकि अन्य बाउंडों को होती थी। इस कनेक्शन के लिए उन दीवारों में मजबूती अधिक होती है जो कम से कम 1.5 ईंटें मोटी होती। इस प्रकार का बंधन दीवारों को अधिक मजबूत समर्थन प्रदान करता है। मतलब इंग्लिश बॉन्ड क्या है कि दीवार उठाने समय ईंटों को जोड़ने का जो काम होता था वो इंग्लिश बॉन्ड के नाम से प्रचलित था। 40 है, भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण क्या है? तो पहला अत्यधिक लंबा होना, दूसरा वकीलों के लिए स्वर्ग होना, तीसरा बहुत सा शब्दों का व्याख्या ना होना। उदाहरण के लिए संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का वर्णन किया गया है, किंतु अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। चौथा है, संविधान का 2/3 भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया जाना और अन्य देशों के संविधान से लिया जाना है, जिस कारण से इसे उधार का भी संविधान कहा जाता है। 41 है, भक्ति आंदोलन के बारे में लिखना था आपको। तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार तथा नयनार संतों द्वारा की गई। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। अपने उद्देश्यों में यह आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। 42 है, काला शहर एवं गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करें। ये भी एक नया टाइप से क्वेश्चन आया था बच्चों। तो गोरा शहर ब्रिटिश कॉलोनी जोन को दिया गया नाम था, मतलब जहाँ ब्रिटिश लोग रहते थे उस कॉलोनी को गोरा कहा जाता था और जहाँ भारतीय लोग रहते थे उसको काला शहर कहा जाता था। तो गोरा शहर ब्रिटिश
कॉलोनी जोन को दिया गया नाम था। वे दोनों अलग अलग स्थानों पर रहते थे। काला शहर भारतीय व्यापारियों, कारीगरों और श्रमिकों का घर था, जिन्होंने यूरोपीय लोगों के साथ व्यापार का लेन देन किया था। दूसरा है रंग की अनुपस्थिति विकार, गंदगी, बीमारी और अराजकता का प्रतिनिधित्व करती थी। और स्वच्छता की कमी के कारण हैजा और प्लेग महामारी आम थे। दूसरी ओर गोरा शहर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में विचार करता था। एक उपयुक्त जल निकासी प्रणाली स्थापित की गई थी। मतलब दोनों में क्या क्या अंतर है काला और गोरा शहर में। तीसरा अंतर है कि जिस क्षेत्र में कारखाने स्थित हैं उन्हें गोरा शहर के रूप में संदर्भित किया गया था, और यह सत्ता के साथ साथ उनके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक रीति रिवाजों के संदर्भ में अंग्रेजों के भौतिक और प्रतीकात्मक दोनों प्रभुत्व का प्रतीक थे। उनके भारतीय सहयोग को काला शहर के रूप में जाना जाता था, जो कारखानों से कई किलोमीटर दूर हैं, इस बीच में रहते थे। 43 है रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में सर सिडनी रॉलेट की सिफारिशों द्वारा पारित किया गया था और मार्च 1919 में कानून बन गया। महात्मा गांधी ने कहा कि बिल या एक्ट काला बिल या काला एक्ट था। भारतीयों द्वारा संचालित की जाने वाली उपनिवेश विरोधी कार्यवाही को दबाने के लिए तथा उनके अधिकारों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को भारत के इतिहास में काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट की ऐसी शोषण मूलक प्रकृति के कारण ही इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। मतलब रॉलेट एक्ट कानून के तहत है कि शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता था। 44 है हड़प नीति क्या है। तो इसे विलय नीति भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के अधीन देशी राज्यों के संतानहीन शासकों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर उनके राज्य को हड़प लेना ही हड़प नीति थी। 45 है 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। तो पहला है ईसाई मशीनरियों द्वारा हिंदू एवं इस्लाम धर्म की उग्र आलोचना करना। दूसरा अंग्रेजों द्वारा बाल विवाह, सती प्रथा को बंद करना तथा विधवा विवाह की आज्ञा देना। चौथा है भारतीय पारंपरिक शिक्षा पद्धति की जगह अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पद्धति की शुरुआत। और चौथा है भारतीयों के साथ रंग के आधार पर घृणा की दृष्टि देखना। 46 है अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखना है। तो चंपारण किसान आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में एक किसान विद्रोह था, जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ था। 1917-18 में चंपारण किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसका लक्ष्य यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के बीच प्रतिरोध को जगाना था। इन बागान मालिकों ने नील की खेती के अवैध और कठोर तरीकों का इस्तेमाल एक कीमत पर किया, जिसे न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किसानों के श्रम के लिए पर्याप्त भुगतान के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी माना जाता है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर संथाल विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डालना था। तो यहाँ संथाल विद्रोह के बारे में थोड़ा सा बता दिए हैं कि ब्रिटिश शासन काल में कंपनी सरकार की नीति एवं उनके कार्यों के फलस्वरूप आदिवासियों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें घोर शोषण का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप आदिवासियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और मूल रूप से सरकार को दोषी मानकर उन्होंने उनके विरुद्ध विद्रोह किए, जिन्हें संथाल, कोल, रंपा और बिरसा मुंडा विद्रोह प्रमुख थे। संथाल विद्रोह के अनेक कारण थे जो निम्न है। पहला है भूमि से बेदखली, तो इसको आप देख सकते हैं, डिटेल आप लिख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है इसका हिंसा। तीसरा है संथाल भूमि का अतिक्रमण। चौथा है अत्यधिक ब्याज दर। पांचवा है यूरोपीय लोगों द्वारा उत्पीड़न। अगला है मुद्रा प्रणाली की शुरुआत। फिर है विद्रोह का स्वरूप क्या है। तो आप देख सकते हैं, स्वरूप को आप लोग लिख देना था, आप लोगों ने लिखा भी होगा। यहाँ से हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं बच्चों। थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा सा लंबा होगा, और इसका यदि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देखना है तो आप मेरे साइट में जाके भी देख सकते हैं। 48 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख हथियार तथा अस्त्र की चर्चा करें। तो यहाँ अस्त्र के बारे में बताना, तो उनका अस्त्र क्या था। तो आप देख सकते हैं, पहला उनका था अहिंसा, दूसरा था सत्याग्रह का प्रयोग, तीसरा हड़ताल का सफल प्रयोग, चौथा है असहयोग, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार,
संघर्ष तैयारी, संघर्ष की रणनीति। तो ये सब आपको पॉइंट बना बना के लिखना था, जिसमें भी और पॉइंट है। क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। आप मेरे क्रोम ब्राउज़र में या गूगल में जाकर आपको DRGP82 लिख के सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपका दीपक कुमार को सर्च करना है। वहीं पर आपको जो साइट खुलेगा उसमें सबसे नीचे आइएगा, वहाँ लिखा रहेगा जैक एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्यूशन, उसको क्लिक कीजिएगा। और जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका आपको वहाँ हर विषय का बना हुआ है, जो विषय का आपको देखना है आप वहाँ PDF फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको वहाँ पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। एक इतिहासकार के रूप में अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की भूमिका का वर्णन करना था, तो उसके बारे में सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। थोड़ा सा पॉइंट बीच बीच में डालिएगा तो उससे नंबर अच्छा मिलता है, तो इसलिए पॉइंट का प्रयोग किए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन था, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो इसके पतन के कारण थे आपका अयोग्य उत्तराधिकारी, दूसरा अशोक का उत्तरदायित्व, तीसरा है साम्राज्य का विभाजन, चौथा राष्ट्रीय भावना का अभाव, अत्यधिक केंद्रित शासन, प्रजा का विद्रोह, अत्याचारी शासक, विदेशी आक्रमण, ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया। 10वां है कमजोर आर्थिक स्थिति तथा करों का भार। तो इस तरह पॉइंट बना बना के लिखने से नंबर अच्छा आता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास की जीवनी शिक्षाएं एवं प्रमुख उपदेशों की चर्चा करिए। क्वेश्चन भी बहुत लंबा है, तो पहले जीवनी यहाँ पॉइंट में लिख दिए हैं। जीवनी मतलब कबीरदास का जीवनी के बारे में बताया गया है, फिर उनके शिक्षाएं क्या क्या है, कैसे। तो कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको सारा चीज़ का ज्ञान था। उन्होंने क्या क्या रचना किया, उनका जो चेला चपाटी लोग था उन्होंने उनकी सारी रचनाओं को बीजक नामक किताब में डाला है, जो 3 भाग में है, साखी, शबद और रामायणी। तो उनका सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। कबीरदास के प्रमुख उपदेश क्या थे, तो यहाँ आप उपदेश को पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ये उपदेश है उनका। उनके बाद संत कबीर के दोहे जो बहुत फेमस है, गुरु गोविंद दोय खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो ये सब है, उसका अर्थ है, आप ये सब देख सकते हैं। उसमें एक दो को लिख देना था, अब चूंकि मैं लिख रहा था तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लिख दिया। आप एक दो को भी लिख के छोड़ सकते थे। तो ये सब सारा जो क्वेश्चन आंसर आपको मेरे साइट पर मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। तो यहाँ प्रमुख विशेषता बताना है, तो पहले भारतीय संविधान कैसे बना, कहाँ हुआ, कब पारित हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिटेल देना था, और उसके बाद उसका विशेषता को पॉइंट में बना के लिखना है। तो ये लिखित विस्तृत संविधान है। दूसरा कठोरता एवं लचीलापन का सम्मिश्रण है। फिर आपका धर्मनिरपेक्षता, विभिन्न देशों के संविधान से उपयोगी प्रावधान ग्रहण करना, एकल नागरिकता है, एकात्मत्व एवं संघीय व्यवस्था है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों का इसमें वर्णन है। यहाँ सारा अनुच्छेद डाला हुआ है। बच्चों ये नोट से मैंने डाला है, इसीलिए सब डिटेल डाल दिया है। आपको जो जो ज़रूरत है उसको आप लोग लिख सकते हैं। कम से कम 5 पॉइंट तो आपको देना ही था, मैंने कुछ ज़्यादा ही पॉइंट दे दिया है, उतना नहीं लिखना था, लेकिन चूंकि अब बना रहे थे तो बना दिए पूरा, तो ये समाप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं, आप लोग आंसर को देख लीजिए बढ़िया से, इसको आप लोग याद कर लीजिए। 11th के बच्चे यदि आप देख रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि 12th में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। और साइट पे भी जाकर आप उसको PDF रूप में देख सकते हैं। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। आप जय हिंद, जय भारत।